हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके जून 2024 एग्जाम में पूछे गए। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। आपको बताना है कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। लिक्विडिटी इज हाइएस्ट इन अग्रेसिव अप्रोच, profitability is highest in conservative approach, liquidity is lower in matching approach, profitability is higher in aggressive approach। देखिए, आप सब ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा होगा। इसमें दो तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, एक तो होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। ये आपको पता है। लॉन्ग टर्म में आप क्या पढ़ते हो, कैपिटल बजटिंग टेक्निक, और शॉर्ट टर्म में आप क्या पढ़ते हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है कि जो भी आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करने के लिए जो फंड्स की ज़रूरत होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके वर्किंग कैपिटल हैं इसमें जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट अलग अलग चीज़ों पे पड़ता है, जैसे लिक्विडिटी, रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी और टोटल कॉस्ट। किसी भी बिजनेस के लिए जो भी वर्किंग कैपिटल होता है अगर हम उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, रिस्क और टोटल कॉस्ट, ये चार चीज़ों पे मेन प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि इसकी जो वर्किंग कैपिटल की जो क्वांटिटी है वो कितना आप रख रहे हो। अगर आप वर्किंग कैपिटल की जो क्वांटिटी है वो अपने पास कम रख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी, जिसे हम लिक्विडिटी क्राइसिस कहते हैं। इसी तरीके से अलग अलग इम्पैक्ट हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस के, वो पढ़ते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्किंग कैपिटल में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना, लिक्विडिटी, रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी और टोटल कॉस्ट, ये चार मेन कंपोनेंट हैं जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, लिक्विडिटी में क्या चेंज होगा और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंज होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक बार सारे स्टेटमेंट को इवेल्युएट कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है लिक्विडिटी इज हाईएस्ट इन अग्रेसिव अप्रोच। अब आपको अग्रेसिव अप्रोच पता होना चाहिए। अग्रेसिव अप्रोच का क्या मतलब है कि जब हम फाइनेंशियल जो हमारी ज़्यादातर जो फाइनेंशियल नीड है उसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंड कर रहे हैं तभी तो एग्रेशन होगा। एग्रेशन का क्या मतलब है कि जो भी हमारी ज़्यादातर जो फाइनेंशियल नीड है उसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंड कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से हम फंड करेंगे तो हमारे पास लिक्विडिटी हाईएस्ट नहीं होगी बल्कि लोएस्ट होगी, या लोअर हम कह सकते हैं। जब हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास लिक्विडिटी ज़्यादा कहाँ होगी, हमने तो पैसा लगाया है ना, तो हमारे पास लिक्विडिटी कम बचेगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इज हाईएस्ट इन कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच का क्या मतलब है, कंजर्वेटिव अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम सेफ रहने की कोशिश करते हैं। जितने भी फाइनेंस की ज़रूरत हमें होती है उसे हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ज़्यादातर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड करते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी फंड करते हैं लेकिन वो इमरजेंसी या रेयर केस होता है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच हमें क्या बताता है कि जितने भी हमारे फाइनेंस की ज़रूरत है उसे हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम फंड कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम होगी, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका मतलब है कि जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी है वो हाईएस्ट नहीं होगी बल्कि लोअर होगी। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिक्विडिटी इज लोअर इन मैचिंग अप्रोच। मैचिंग या हेजिंग इसे कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपकी टेम्परेरी करंट एसेट होता है उसको फंड करते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, और जो भी आपके परमानेंट करंट एसेट होते हैं उनको हम फंड करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो यहाँ पे जो हमारी लिक्विडिटी होती है ना ही बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत ही कम होती है, ना तो एक्सेस होती है ना तो इनसफिशिएंट लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पे होती है बैलेंस्ड लिक्विडिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि लिक्विडिटी लोअर होगी मैचिंग अप्रोच में, ये गलत है। लोअर नहीं होगी बल्कि बैलेंस्ड होगी, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर इन एग्रेसिव अप्रोच। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एग्रेसिव अप्रोच आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो हमारे फाइनेंशियल नीड होता है
उसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करते हैं। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं और लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, इसमें जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज की जो कॉस्ट होती है वो लोअर होती है और लॉन्ग टर्म की जो कॉस्ट होती है वो हायर होती है। क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म सोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है, लो कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, यानी जो हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें चीपर पड़ रहा है और इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है जिसमें ये कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एग्रेसिव अप्रोच में हायर होगी। क्यों होगी? क्योंकि शॉर्ट टर्म सोर्सेज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और वो चीपर होता है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि इससे जो रिस्क ऑफ लिक्विडिटी शॉर्टेज है वो भी बढ़ जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो लिक्विडिटी शॉर्टेज नहीं हो जाएगा, लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाता है, तो इसका रिस्क जो है बना रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है 4। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी? आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है इफ़ रिस्क फ्री रेट RF दिया हुआ है 6%, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया रखा है 9% और बीटा दे रखा है 1.54। आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। देखिए आपने CAPM मॉडल पढ़ा होगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ये जो RM माइनस RF है इसे ही हम कलेक्टिवली मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं, जो दिया गया है 9%। कैलकुलेट कर लेंगे। RF का वैल्यू देख लेते हैं, 6% है तो 6 हो जाएगा। बीटा कितना है? 1.54 और मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना दे रखा है? 9। कैलकुलेट कर लेंगे। 6 प्लस 4 9 36, 3 15 9 135 और 138, 13.86, 13 6 19, 19.86%। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। समझ में आया आपको? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ EBIT इज इक्वल टू 1120, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 320, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 700। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। आपके ऑप्शन है 3.5, 5.6, 1.25 या 1.625। तो क्वेश्चन में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, नोट कर लेते हैं। EBIT दे रखा है आपको 1120, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 320, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 700 और आपसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछ रहा है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये फॉर्मूला है। तो ये कैसे निकालते हैं? हमने देखा है सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, जो वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं? EBIT। EBIT में इंटरेस्ट माइनस करते हैं, जो आता है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ तक मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है हमें 320, EBIT दे रखा है 1120 और हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 700। आई गेस इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है और हमें क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन और EBIT। तो EBIT तो हमारे पास है 1120, हमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो निकाल लेंगे हम। देखिए हमें ये पता करना है कि हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? 1120 में 320 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 800। अब इस तरीके से भी देख सकते हैं, 1120 में 800 घटाएंगे तो 320 आएगा, तो इंटरेस्ट हमारा आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी तक? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक, फिर आप देखिए EBIT आया है,
EBIT कैसे आया होगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया गया होगा तभी EBIT आया होगा। तो हम इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो 700 प्लस 1120 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1820। ये आपको कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। समझ में आ रहा है? अब इस तरीके से देख लो, 1820 में माइनस करेंगे 700 तो 1120 आएगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया 1820। कट कर देंगे तो 182 को डिवाइड कर देंगे 112 से, तो एक बार लेके जाएंगे 112 होगा, 070 नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 6 बार जाएगा, 12 छंग 72, 6 कम 6, ठीक है। फिर 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, फिर नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 बार लेके जाएंगे, 12 दूना 24, 2 कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, ठीक, 0 बढ़ाएंगे, 12 पंजे 60, 5 बार लेके जाएंगे तो 12 पंजे 60, 5 एकम 5 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.625। ये आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 2 लिस्ट दे रखा है। लिस्ट 1 में आपको टाइप्स ऑफ लीज के बारे में दे रखा है, लिस्ट 2 में आपको मीनिंग दे रखा है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। लिस्ट 1 में आपको फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल्स एंड लीज बैक दे रखा है, डायरेक्ट लीज भी दे रखा है। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको लीज पता होना चाहिए कि लीज क्या होता है। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन लेसर एंड लेसी। लेसर कौन होता है, एसेट का ओनर होता है, और लेसी कौन होता है, जो उस एसेट को यूज़ कर रहा होता है। कैसे यूज़ कर रहा है, क्योंकि लेसर जो ओनर है एसेट का, वो उसे राइट टू यूज़ दे रहा है। ये यूज़ करने का अधिकार लेसी को दिया जाता है बाय लेसर, और लेसी क्या करता है बदले में, वो आपको लीज रेंटल पे करता है। जैसे आप किराए पे कार लेते हो तो कार के ओनर आप हो नहीं, कोई और कार का ओनर है, वो आपको कार यूज़ करने के लिए दे रहा है। राइट टू यूज़ दिया जाता है लीज एग्रीमेंट में, जिसे हम पट्टे के अनुबंध कहते हैं। तो अलग अलग तरीके के लीज हैं, देख लेते हैं। फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लीज। ऑपरेटिंग लीज को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लीज। और सेल एंड लीज बैक जो है वो आपका फाइनेंस लीज का ही एक टाइप है। डायरेक्ट लीज कौन सा लीज होता है, जिसपे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है। एक एक करके सारा देख लेते हैं। वैसे मैंने फाइनेंस लीज और ये सब सारे लीज के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में सारे लीज के बारे में पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं आपको ब्रीफली समझा दे रहा हूँ। देखिए फाइनेंस लीज क्या होता है। फाइनेंस लीज वो लीज है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ पे जो एसेट की जो कॉस्ट होती है वो रिकवर हो जाती है। जैसे सपोज कर लो कि 10 लाख की 10,000 मान लेते हैं, फिलहाल 10 लाख नहीं लिखते हैं, छोटा अमाउंट लेते हैं। 10,000 की आपकी एसेट है और हर साल आपको 1,000 रुपये मिलता है, और जो लीज है वो 10 साल के लिए दी गई है। तो जाहिर सी बात है 10 साल बाद आपको उस एसेट की जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी। तो फाइनेंस लीज एक लॉन्ग टर्म लीज है जहाँ पे एसेट की कॉस्ट रिकवर हो जाती है, और इसमें जो लेसर होता है वो सारे जो रिस्क और रिवॉर्ड होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है टू दी लेसी। तो फर्स्ट का मैच कर देंगे 1 से, तो जिस भी ऑप्शन में 1 नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ऑपरेटिंग लीज जो है वो इसका उल्टा होता है, शॉर्ट टर्म होता है। यहाँ पे एसेट की कॉस्ट को रिकवर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ही थोड़े समय के लिए है। फॉर एग्जांपल इसी में हम देखें, अगर सिर्फ 1 साल के लिए अगर मान लेते हैं कि लीज एग्रीमेंट किया गया, तो ये क्या होगा, ऑपरेटिंग लीज होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म है और यहाँ पे एसेट की कॉस्ट रिकवर नहीं होती। तो अगर एसेट की कॉस्ट रिकवर नहीं होती तो यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो बी का 4th से मैच कर लेंगे। तो जिस भी ऑप्शन में बी का 4th नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर लो। समझ में आया? नेक्स्ट है सेल एंड लीज बैक, देख लेते हैं। सेल एंड लीज बैक में क्या होता है कि एक पर्सन अपने एसेट को पहले सेल कर देता है और उसी एसेट को बाद में लीज बैक कर लेता है। यानी कि जो स्टार्टिंग में लेसर होता है, एसेट का ओनर होता है, वही बाद में लेसी बन जाता है। लेसर बाद में लेसी बन जाता है, ठीक है। पहले एसेट को खरीदता है, फिर उसे बेच देता है
और फिर उसी को वापस से लीज बैक कर लेता है, तो इसे हम सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट कहते हैं। सी का मैच करा लेंगे थर्ड से। डायरेक्ट लीज क्या होता है? जहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होते हैं। जैसे आपने लीवरेज लीज पढ़ा होगा, जिसमें कोई बैंक होता है जो पैसे देता है और जो ओनर होता है वो पैसे लेके बैंक से तब जाके एसेट को लीज करता है। लेकिन डायरेक्ट लीज में कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं होता है, डायरेक्टली लीज पे कर दिया जाता है। तो फोर्थ का मैच कर लेंगे सेकंड से, कि जो लीज होता है इसमें लेसर जो एसेट होता है उसको ओन करता है या एक्वायर करता है। तो इस तरीके से फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फेजेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। आपको बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कंट्रोल जो है उसका क्या सिस्टम होता है, किस सीक्वेंस में या किस स्टेप में इसको किया जाता है, यानी किस तरीके से आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो। ऑप्शंस देख लेते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ नेट बेनिफिट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ forecast of benefit and cost, authorization for progressing and spending capital expenditure, कंट्रोल ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही हो जाएगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले बी हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में बी नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। फिर हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, यानी फॉरकास्ट करेंगे हम कि हमें कितना कॉस्ट लग रही है, उसकी बेनिफिट क्या होगी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। फिर हम उससे नेट बेनिफिट निकाल लेंगे, नेट बेनिफिट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम जो भी पैसे हमें खर्च करने हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हम करेंगे, और आखिरी में हम प्रोजेक्ट को इवेलुएट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। जो भी हमारा एक्सेस खर्च हुआ है तो उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेरिट्स ऑफ एनपीवी मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। आपको बताना है कि कौन सा एनपीवी मेथड का मेरिट है। एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। कंसीडर ऑल कैश फ्लोज, कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, गिव मोर वेटेज टू फ्यूचर रिसीट, सेटिस्फाई द वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल, नो रिलेशन विथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। देखिए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हमने दो तरीके के पढ़ा है, डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग। तो जब हम एनपीवी पढ़ते हैं तो वो डिस्काउंटिंग टेक्निक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं या मेरिट है, वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया है कंसीडर ऑल कैश फ्लोज, तो ये मेरिट होता है एनपीवी का कि हम सारे कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं। कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो ये भी सही है क्योंकि ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है, तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में ए और बी नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर लीजिए। नेक्स्ट है गिव मोर वेटेज टू फ्यूचर रिसीट, ये नहीं है, हम फ्यूचर रिसीट को ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं एनपीवी में। नेक्स्ट है सेटिस्फाई द वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल, तो ये बिल्कुल सही है कि एनपीवी मेथड में हम वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, जो ये कहता है कि जो दो प्रोजेक्ट के एनपीवी हैं उसको हम ऐड कर देते हैं। एनपीवी ऑफ टू प्रोजेक्ट कैन बी एडेड टुगेदर, ये वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल बताता है। नेक्स्ट है नो रिलेशन विथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो ये गलत है। एनपीवी मेथड जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से रिलेशन रखता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके सामने दो टेक्निक हैं, एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमेशा आप एनपीवी को ही बेस्ट मेथड मानोगे, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उससे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ एन आई अप्रोच, जिसे हम नेट इनकम अप्रोच कहते हैं, ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि नेट इनकम अप्रोच का कौन सा अजम्पशन है। कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देयर इज नो टैक्स, रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर विल नॉट चेंज बाय यूज ऑफ डेट, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, द बिजनेस रिस्क रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी मिक्स। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, अलग अलग तरीके का अप्रोच आपने पढ़ा होगा, जिसमें से एनआई अप्रोच के बारे में आपको दिया गया है। एनआई अप्रोच एक रेलेवेंट अप्रोच है, ये आप सभी को पता ही है। डायग्राम में बना देता हूँ जिससे आपको रिकॉल हो सके। ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसे WACC भी कहते हैं, और ये है KD। आप ध्यान रखो कि KD और KE ये आपका कांस्टेंट होते हैं, ये आपको पता है। और एनआई अप्रोच जो है कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो ये कहता है कि जैसे जैसे हम डेट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है
और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज करता है। ये मेन कंक्लूजन है इस थ्योरी का, समझ में आया। तो एनआई अप्रोच ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेट को आप यूज़ करो ताकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कम हो और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज करे। तो अब सारे अजम्पशन को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। पहला दिया है कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये बिल्कुल सही अजम्पशन है। एनआई अप्रोच ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है क्योंकि यहाँ पे टैक्स डिडक्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है और इस तरीके से कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो टैक्स। तो ये भी अजम्पशन बिल्कुल सही है कि कोई भी टैक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट है रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर विल नॉट चेंज बाय द यूज ऑफ डेट। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप सोचो कि ज़्यादा डेट लगाने से रिस्क परसेप्शन है इन्वेस्टर का अगर वो चेंज हो जाता तो क्या ये कांस्टेंट होता? नहीं होता। तो उस कंडीशन में इस तरीके से होता, देख रहे हो, ये जो के ई है ये बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बोला गया कि रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होता और ये बहुत इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है, कई बार लोग इसको भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी डज नॉट अफेक्ट मार्केट वैल्यू। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एनआई अप्रोच जो है वो एक रेलेवेंट थियरी है। तो रेलेवेंट होने का क्या मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर विल इम्पैक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द फर्म या मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है द बिजनेस रिस्क विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी। देखिए ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मैं बताता हूँ क्यों। ये कह रहा है कि जो बिजनेस रिस्क है वो हर जगह पे कांस्टेंट होता है, जो भी आप लेवल पे हो, जो डेट और इक्विटी का मिक्स कर रहे हो। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम डेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिस्क भी ज़्यादा बढ़ रहा है। डेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो रिस्क भी बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना, बिजनेस रिस्क कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है क्योंकि ज़्यादा डेट यूज़ करने से रिस्क भी बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, ABC ओनली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने फिर से दो लिस्ट दे रखा है। लिस्ट 1 में आपको मेथड्स ऑफ रिस्क एनालिसिस दे रखा है और दूसरे लिस्ट में आपको मीनिंग दे रखा है। मेथड ऑफ रिस्क एनालिसिस में आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन एनालिसिस, डिसीजन ट्री एनालिसिस दिया गया और ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। अब देखिए जब भी आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक पढ़ते हो तो उसमें आप रिस्क एनालिसिस के मेथड को ही पढ़ते हो। रिस्क का मतलब आप सभी जानते हो कि रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर। जैसे जो भी इनफ्लोज हैं, क्या वो बिजनेस में सर्टेन है कि आपको बिजनेस में पैसा आएगा ही आएगा, प्रॉफिट होगा ही होगा? नहीं होगा। तो इसे ही हम रिस्क बोलते हैं। अब ये रिस्क के जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क हो सकता है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क हो सकता है। जैसे लेदर इंडस्ट्री में काम अच्छा नहीं चल रहा है तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड रिस्क है। मार्केट रिस्क हो सकता है, जैसे मार्केट में आपने देखा कि कुछ सालों पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया तो पूरे मार्केट में रिस्क है जीएसटी से रिलेटेड। इसी तरीके से कंपटीशन रिस्क होता है। एक और रिस्क होता है जिसे हम बोलते हैं रिस्क ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे 2008 में आपने देखा किस तरीके से डिप्रेशन आया था, तो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी रिस्क आ सकता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल रिस्क भी होता है जो पॉलिसी रिलेटेड होता है। जैसे आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो जब वो जनवरी में प्रेसिडेंट बनेंगे यूएस के, तो उन्होंने कहा है कि वो हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे ताकि बाहर की कंट्री जैसे चाइना है वो यूएस में जो प्रोडक्ट है वो बेच ना पाए। तो आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल रिस्क है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को, किस तरीके से आप किस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाओगे, इसको हम एनालाइज करते हैं। इसे हम रिस्क एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं या फिर मेथड ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग कहते हैं। उसी मेथड में से कुछ मेथड यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए सेंसिटिविटी एनालिसिस एक तरीके से हम इम्पैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी किसी भी प्रोजेक्ट का एनपीवी होता है या फिर इस तरीके से आप शायद ना समझ पाओ, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे WACC, इसी तरीके से कंज्यूमर्स डिमांड, इसी तरीके से कैश फ्लोज, डिस्काउंट रेट्स, और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और आप कुछ ले सकते हो जैसे कॉस्ट पर यूनिट और भी एक्स्ट्रा
आप वेरिएबल्स ले सकते हो जो कि ऑपरेट करते हैं एक साथ, यानी किसी भी प्रोजेक्ट की क्या कंडीशन होगी वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है कि उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कैश फ्लो कितना आ रहा है, डिस्काउंट रेट कितना है, प्राइस क्या होगी, कॉस्ट पर यूनिट क्या है, ये बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस ये कहता है कि जो प्रोजेक्ट का आउटकम है उसको स्टडी करने की कोशिश करता है आफ्टर टेकिंग इनटू चेंज ओनली इन वन वेरिएबल्स। किसी एक वेरिएबल को लेके वो देखता है कि प्रोजेक्ट के आउटकम पे कितना प्रभाव पड़ेगा। सपोज कर लो कि हम WACC को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में सिर्फ एक वेरिएबल को एक समय पे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग इम्पैक्ट इन द प्रोजेक्ट्स NPV फॉर गिवन चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स एट अ टाइम। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट के आउटकम के बारे में स्टडी करते हैं किसी एक वेरिएबल को कंसीडर करके। जितना ज़्यादा आपका NPV सेंसिटिव होगा उतना ही वेरिएबल आपका क्रिटिकल होगा, समझ में? तो सेंसिटिविटी एनालिसिस को हम मैच कर लेंगे थर्ड से, एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट NPV और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर गिवन चेंज वन वेरिएबल एट अ टाइम। यहाँ पे ध्यान रखना कि एक बार में एक ही वेरिएबल को हम कंसीडर करते हैं, ये वन वेरिएबल एट अ टाइम इंपॉर्टेंट है। तो एक का थर्ड देख लेते हैं, जिसमें नहीं उसको आप एलिमिनेट कर लीजिए। नेक्स्ट है सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस हमें क्या बताता है कि जो रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको एग्जामिन करने में हमें हेल्प करता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं वेरिएबल्स के, उनके इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं। तो यानी यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स को स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने 3 सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 और सिनेरियो 3। सिनेरियो 1 ये हो सकता है कि आपका JRF हो जाए, सिनेरियो 2 ये हो सकता है कि आपका नेट हो जाए जनवरी में, और तीसरा हो सकता है कि कोई भी एग्ज़ाम क्रिएट ना हो। तो ये आपके लिए बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा। नेट आपके लिए ये एक बेस का काम करेगा, बेस केस के रूप में देख सकते हैं आप इसको। और ये जो है वर्स्ट सिनेरियो है, बहुत ही ख़राब अगर आपका ये नहीं हो रहा तो सिनेरियो एनालिसिस को हम मैच कर लेंगे फोर्थ से। तो बी का फोर्थ दोनों में ही है। सिमुलेशन एनालिसिस, सिमुलेशन एनालिसिस क्या करता है कि हमारे जो असेसमेंट है प्रोजेक्ट के आउटकम का उसकी प्रोबेबिलिस्टिक प्रोवाइड कराता है। सिमुलेशन एनालिसिस को हम मैच कर लेंगे 1 से। अ कंप्यूटर जनरेट्स लार्ज नंबर ऑफ सिनेरियोस अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स। सिमुलेशन एनालिसिस हमारे पास जो प्रोजेक्ट की आउटकम है वो जनरेट करके दे देता है बाय सिमुलेटिंग न्यूमरस पॉसिबल सिनेरियोस बेस्ड ऑन इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट रैंडम इनपुट्स फॉर की वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल से रिलेटेड चीज़ों को हम फाइंड करते हैं, जैसे रेवेन्यू, कॉस्ट, या फिर NPV को कैलकुलेट करना है, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है। तो ये सिमुलेशन एनालिसिस होता है। आखिरी है डिसीजन ट्री एनालिसिस। इसको हम मैच कर लेंगे सेकंड से। प्रोवाइड अ वे टू प्रेजेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज सो दैट वी कैन बी श्योर दैट डिसीजन वी मेक टुडे। डिसीजन ट्री है, एक ट्री की तरह होता है जिसमें पोटेंशियल डिसीजंस के बारे में हमें बताया जाता है कि मैप आउट किया जाता है किस तरीके से हम कौन सा डिसीजन लेंगे। डिसीजन जानते हैं, उसको ब्रांचेस के फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी रिस्क और रिवॉर्ड होता है उसको एक सिक्वेंशियल मैनर में दिखाया जाता है कि हम ये डिसीजन लेंगे तो उससे रिलेटेड जो रिस्क है वो क्या होगा, रिवॉर्ड है वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इसे हम डिसीजन ट्री एनालिसिस कहते हैं। ये बहुत सारे जो टॉपिक हैं काफ़ी डिटेल है, इसको आप शॉर्ट वीडियो में नहीं समझ सकते, तो मैं इसको अलग से समझा दूंगा आपको। फिलहाल 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिर्फ इतने ही मेथड ऑफ रिस्क एनालिसिस नहीं है, इसके अलावा भी मेथड्स हैं, जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया और रडार हो गया जिसको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कहते हैं, CE अप्रोच है जिसको हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड बोलते हैं। इसके अलावा रियल ऑप्शंस एनालिसिस होता है, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस होता है। तो ये सब मेथड भी हैं जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि नेट इनकम अप्रोच जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है उसको किसने दी है। आपके ऑप्शन हैं ड्यूरेंट, वॉल्टर, गॉर्डन या मोदिगिलियानी, मिलर। तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है उसमें अलग अलग तरीके के अप्रोच हैं, NI अप्रोच, NOI अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो तीनों जो अप्रोचेस हैं इनको दिया है डेविड ड्यूरेंट ने।
MM अप्रोच आप जानते हैं, MM अप्रोच को मोदी गिलानी एंड मिलर ने दिया है। डेविड डुरेंट ने NI अप्रोच दिया है। वॉल्टर ने आपको थ्योरी ऑफ डिविडेंड ये दिया है। गॉर्डन ने भी ये दिया है। ध्यान रखना दोनों की जो थ्योरी है वो रेलेवेंट थ्योरी है, और NI अप्रोच भी रेलेवेंट थ्योरी है और ये इरेलीवेंट है। तो NI अप्रोच किसने दिया है? डेविड डुरेंट ने। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। तो ये था लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको जून 2024 के जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कराया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।